हेलो माय डियर लर्नर्स। मेरा नाम है श्वेता और आज आप देख रहे हैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का सेकंड लेक्चर। ओके, सो हम आज ये पढ़ेंगे सबसे पहले कि गिवन गुड्स और इंफीरियर गुड्स में क्या डिफरेंस है। कल हमने थोड़ा बहुत नाम सुना था गिवन गुड और इंफीरियर गुड का, एक्चुअल में एक्सेप्शंस में, राइट। बट एक्चुअल में ये जो गुड्स हैं ये डिमांड थ्योरी को वायलेट कैसे करते हैं बच्चा। ये डिमांड थ्योरी को वायलेट करते हैं बाय अपोजिंग द स्टेटमेंट ऑफ डिमांड थ्योरी। कैसे? डिमांड थ्योरी कहती है कि अगर कोई चीज महंगी होती है, अगर किसी चीज का प्राइस बढ़ता है तो उसका डिमांड कम हो जाता है। लेकिन गिवन गुड्स क्या कह रहे हैं? गिवन गुड्स कह रहे हैं ना कि भाई हम तो अपना डिमांड तब राइज करेंगे जब हमारी प्राइस भी राइज हो रही होगी। वॉयलेट हुआ डिमांड थ्योरी। डिमांड थ्योरी तो इनवर्स रिलेशन शो करता है प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड के बीच में, राइट। लेकिन ये क्या बोल रहे हैं कि हम पॉजिटिव रिलेशन शो करेंगे, वॉयलेटिंग द बेसिक लॉ ऑफ डिमांड। हम वॉयलेट करेंगे लॉ ऑफ डिमांड को। एंड दिस ऑकर्स ड्यू टू लैक ऑफ सब्स्टिट्यूट्स। अब करेंगे क्यों भाई? रीजन क्या है हमारा? इसलिए करेंगे क्योंकि हमारे पास सब्स्टिट्यूट्स की कमी है। अगर हमारा तुम दाम भी बढ़ा दोगे तो भी लोगों के पास हमारा सब्स्टिट्यूट नहीं है, इस वजह से दाम बढ़ने पे भी हमारी डिमांड बढ़ेगी, घटेगी नहीं। एंड दैट इज व्हाई द लॉ ऑफ डिमांड, द डिमांड थ्योरी गेट्स वायलेटेड। ओके, नाउ इंफीरियर गुड्स। अब इंफीरियर गुड्स का क्या केस है? इंफीरियर गुड्स वो प्रोडक्ट होते हैं जिनका डिमांड तब डिक्रीज होता है जब किसी की इनकम इंक्रीज होगी। एंड दिस इज अ वेरी कॉन्सेप्ट ऑफ वेरी कॉमन सेंस। मतलब कि क्या कह रहा है कि अगर मेरी इनकम इंक्रीज होती है, फॉर एग्जांपल अगर आपकी इनकम इंक्रीज होती है तो आप फिर लो क्वालिटी के गुड्स की तरफ थोड़ी जाओगे, आप तो फिर हाई क्वालिटी गुड्स को प्रेफर करोगे। और कोई भी करेगा, दैट इज अ नेचुरल ह्यूमन टेंडेंसी, है ना। तो वही कह रहा है कि इंफीरियर गुड्स का डिमांड तब डिक्रीज होता है जब लोगों की इनकम इंक्रीज होती है, ठीक है। एंड कंज्यूमर टेंड टू बाई अ बेटर ऑल्टरनेटिव्स एज देयर परचेजिंग पावर इनहांसेस। क्या इनहांस हो जाता है, क्या इंक्रीज हो जाता है? परचेजिंग पावर किसका? कंज्यूमर का। अगर कंज्यूमर के पास ज्यादा पैसे आने लगेंगे, इनकम ज्यादा होने लगेगी, तो वो अच्छी चीजें खरीदेगा, राइट। वो क्यों इंफीरियर गुड्स की तरफ भागेगा? तो वही चीज़ है। ये कुछ क्लिप्स हैं मेरे हैंड रिटन नोट्स से। सेम वही चीज़ लिखी हुई है यहाँ पे भी। दीज़ गिवन गुड्स का देख सकते हो आप। दीज़ आर स्पेशल टाइप ऑफ इंफीरियर गुड्स। गिवन गुड्स भी इंफीरियर गुड्स होते हैं, बट अ स्पेशल टाइप ऑफ इंफीरियर गुड्स whose demand increases when price increases, violating the law of demand, shows नेगेटिव इनकम इफेक्ट। गिवन गुड क्या है? ये एक नेगेटिव इनकम इफेक्ट को शो करता है, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे होगे। इट शोज अ नेगेटिव इनकम इफेक्ट। ओके, and inferior good. These are those goods whose demand decreases as the consumer income increases. Same वही चीज लिखी हुई है। हाँ, तो जो सेकंड वाली क्लिप है, ये वाली, यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस है। यहाँ पे डिफरेंस क्या है कि गिवन गुड्स के लिए बोला है कि गिवन गुड जो है वो नेगेटिव इनकम इफेक्ट शो करते हैं। नेगेटिव इनकम इफेक्ट का मतलब क्या है कि अगर किसी की इनकम इंक्रीज होती है तो गिवन गुड्स की डिमांड डिक्रीज होगी। इंफीरियर गुड के जैसा हो रहा है ना। क्यों? क्योंकि गिवन गुड भी तो एक टाइप ऑफ इंफीरियर गुड ही है। तो वही वाली चीज तो फॉलो होगी जो इंफीरियर गुड में फॉलो हो रही थी, है ना। तो इस वजह से ये जो पॉइंट है वो कह रहा है कि गिवन गुड जो है वो नेगेटिव इनकम इफेक्ट शो करेगा। नेगेटिव मतलब कि इनवर्स रिलेशन को नेगेटिव बोल देते हैं और डायरेक्ट रिलेशन पॉजिटिव बोल देते हैं, ठीक है। और इसमें जो प्राइस इफेक्ट है वो डोमिनेट करेगा। मतलब क्या है ना कि इनकम इफेक्ट भी शो हो रहा है, प्राइस इफेक्ट भी शो हो रहा है, लेकिन ज्यादा क्या उभर के आएगा? ज्यादा प्राइस इफेक्ट का रिजल्ट आपको, या ज्यादा प्राइस इफेक्ट का असर आपको देखने को मिलेगा गिवन गुड्स के केस में। इसलिए बोला है कि प्राइस इफेक्ट जो है वो डोमिनेट करता है। प्राइस इफेक्ट जैसे इनकम इफेक्ट था वैसे प्राइस इफेक्ट है। इनकम इफेक्ट में आपने देखा था कि इनकम के चेंज होने से डिमांड पे क्या असर पड़ रहा है। प्राइस इफेक्ट में हम देखते हैं कि चीजों के प्राइस में चेंज होने से डिमांड पे क्या, उस चीज के या उस कमोडिटी के डिमांड पे क्या असर पड़ रहा है, दैट इज प्राइस इफेक्ट, ठीक है। और इसमें क्या कह रहा है कि भाई प्राइस इफेक्ट का असर ज्यादा देखने को मिलेगा इन कंपैरिजन टू इनकम इफेक्ट। किसमें? गिवन गुड में, ठीक है। अब ये भी वॉयलेट कर रहा है लॉ ऑफ डिमांड को, ठीक है। अपवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व बन जाता है इसमें। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट इज वीकर देन नेगेटिव इनकम इफेक्ट। अब सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट भी है, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट भी वीकर है नेगेटिव इनकम इफेक्ट से। एज टोटल डिमांड इंक्रीजेस व्हेन प्राइस इंक्रीजेस। क्यों भाई? क्योंकि टोटल डिमांड तब इंक्रीज होती है जब प्राइस इंक्रीज हो रही होती है।
तो क्या आप इस चीज को ऐसे लिख सकते हो? एक मिनट मुझे देखने तो, कहीं खाली स्लाइड है क्या? आई थिंक नहीं है। मैं लिख के एक चीज बताना चाह रही हूँ आपको, चलो यही बता देती हूँ, आप समझ जाओगे। हाँ, मुझे आपको ये बताना है ना कि अगर आप किसी चीज को अरेंज, इसको जो इनकम इफेक्ट और प्राइस इफेक्ट और सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट था, अगर आप इसको अरेंज करना चाहो कि सबसे कम क्या देखने को मिल रहा है गिवन गुड में, तो सबसे कम है आपका सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। ठीक है, उससे बड़ा क्या है आपका इनकम इफेक्ट। आई ई लिखा है ये मैंने, समझ जाना, बहुत समझदार हो आप लोग। हाँ, इनकम इफेक्ट। एंड सबसे ज्यादा क्या देखने को मिल रहा है? प्राइस इफेक्ट। ठीक है, तो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग कौन सा है गिवन गुड में, कौन सा इफेक्ट सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है? प्राइस इफेक्ट। कौन सा वीकेस्ट है? सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। एंड इनकम इफेक्ट आपका मिड में लाई करता है। ओके, ये किसके लिए है? गिवन गुड से केस में। अरे गिवन गुड जी जी लिख दिया है मैंने, समझ जाना, गिवन गुड के केस में। ठीक है, अब देखो, यहाँ थे ना, यस। अब देखो, इसके लिए इंफीरियर गुड के लिए क्या बोला है, इधर वाली चीजें इंफीरियर गुड के लिए। ओके, नेगेटिव इनकम इफेक्ट, मोर इनकम लीड्स टू लेस डिमांड। नेगेटिव इनकम इफेक्ट होगा, क्यों नेगेटिव होगा? क्योंकि अगर हमारी इनकम बढ़ेगी, हमारे पास ज्यादा पैसे आएंगे, तो हम अच्छी चीजें खरीदेंगे, इंफीरियर गुड खरीदेंगे ही नहीं, है ना? तो इंफीरियर गुड की डिमांड कम हुई कि नहीं हुई हमारी इनकम के बढ़ने से? हुई ना? नेगेटिव इनकम इफेक्ट। ठीक है, फॉलोज लॉ ऑफ डिमांड। अब ये कह रहा है कि लॉ ऑफ डिमांड यहाँ पे फॉलो हो रहा है। लॉ ऑफ डिमांड फॉलो क्यों हो रहा है? क्योंकि जब प्राइस इंक्रीज हो रही है तो उसकी डिमांड डिक्रीज हो जाएगी इंफीरियर गुड की। अगर प्राइस इंक्रीज होगी तो इंफीरियर गुड की डिमांड डिक्रीज हो जाएगी, इसीलिए ये लॉ ऑफ डिमांड फॉलो करता है, जबकि गिवन गुड लॉ ऑफ डिमांड को वॉयलेट करता है। ठीक, अब इसमें सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट आपका स्ट्रॉन्गर है नेगेटिव इनकम इफेक्ट से। ठीक है, नेगेटिव इनकम इफेक्ट इसमें भी था, गिवन गुड में भी था, इसमें भी है, इंफीरियर गुड में भी है, दोनों में था नेगेटिव इनकम इफेक्ट। लेकिन यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट जो था ना वो वीकर था, यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट जो है ना वो स्ट्रॉन्गर है। स्ट्रॉन्गर क्यों है बेटा? क्योंकि इंफीरियर गुड के सब्स्टिट्यूट्स होते हैं, इसलिए सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट स्ट्रॉन्गर है। और गिवन गुड तो यही बोल रहा था ना कि भाई मेरे मेरे सब्स्टिट्यूट्स आपको नहीं मिलेंगे, मैं ही हूँ, मेरे जैसा कोई है नहीं ज्यादा, मेरे आपको सब्स्टिट्यूट नहीं मिलेंगे। इसी वजह से तो वो लॉ ऑफ डिमांड को फॉलो नहीं कर रहा था, है ना? तो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट यहाँ पे स्ट्रॉन्गर होगा देन नेगेटिव इनकम इफेक्ट। सो व्हेन प्राइस राइजेस कंज्यूमर बाइज लेस ऑफ द गुड एंड स्विचेस टू द सब्स्टिट्यूट गुड। नेगेटिव प्राइस इफेक्ट इसमें होता है, उधर पॉजिटिव प्राइस इफेक्ट था, इधर नेगेटिव प्राइस इफेक्ट है। अंतर देखने को मिल रहा है, दो दो डिफरेंस आपको देखने को मिला। गिवन गुड में प्राइस इफेक्ट नेगेटिव था, सॉरी पॉजिटिव था, एंड इंफीरियर गुड में प्राइस इफेक्ट नेगेटिव है। प्राइस इफेक्ट क्यों नेगेटिव है? क्योंकि अगर उस चीज की प्राइस बढ़ेगी इंफीरियर गुड की, तो हम उस चीज का डिमांड कम कर देंगे, क्योंकि वैसे भी इंफीरियर गुड है वो, लो क्वालिटी गुड है, तुम उसका प्राइस बढ़ाओगे तो हम क्यों जाए खरीदने, हम पागल हैं, हम नहीं खरीदेंगे इंफीरियर गुड को हाई प्राइसेस में। इससे अच्छा तो हम किसी और चीज को ना कंज्यूम कर ले, किसी और चीज को उसके बदले, यानी कि सब्स्टिट्यूट गुड्स ना कंज्यूम कर ले। इस वजह से सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट यहाँ पे स्ट्रॉन्गर होता है। प्राइस इफेक्ट आपका क्या है? निगेटिव है। एंड इनकम इफेक्ट आपका यहाँ पे वीक देखने को मिलता है देन सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट यहाँ पे डोमिनेट करेगा, राइट? ओके, अब ये डिमांड फंक्शन लिखना तो मैंने आपको कल ही बता दिया था। द डिमांड फंक्शन ऑफ अ कमोडिटी इज अ रिलेशनशिप बिटवीन डिमांड एंड फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस इट। जो डिमांड फंक्शन है वो रिलेशनशिप दिखाता है भाई, किसके किसके बीच में? कमोडिटी के बीच में, और फंक्शन ऑफ, अच्छा, किसी डिमांड फैक्टर्स के बीच में, किसी भी कमोडिटी की डिमांड के बीच में, और उस डिमांड को कौन कौन से फैक्टर्स रेगुलेट कर रहे हैं उनके बीच में रिलेशन बताता है डिमांड फंक्शन। जैसे देखो ये, है ना, ये ऐसे पूरा, ये कल हमने लिख के देखा था, मतलब पहले लेक्चर में हमने लिख के देखा हुआ था कि डिमांड फंक्शन को कैसे लिखते हैं या क्या होता है। डिमांड फंक्शन इज क्वांटिटी डिमांडेड इज अ फंक्शन ऑफ price of that commodity, income of the consumer, price of related goods, taste and preference, and A means what? A होगा किसी फैक्टर के लिए, आई थिंक A किसके लिए मैंने लिखा है, मुझे खुद भी नहीं याद आ रहा है। A मतलब पता नहीं, इग्नोर करो अभी, मतलब कितने भी फैक्टर्स ले सकते हैं, बस वो फैक्टर्स जो कि गवर्न कर रहे हैं क्वांटिटी डिमांड को। ठीक है, नाउ नेक्स्ट वन,
नेक्स्ट क्या है भाई, इनकम एंड सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, वही है। द इनकम इफेक्ट फॉर गिवन गुड आउटवेज द सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, या वही पढ़ के ही आ रहे हो, है ना, ये भी आप पढ़ के ही आ रहे हो। इनकम इफेक्ट आउटवेज मतलब कि इनकम इफेक्ट जो है वो डोमिनेट करेगा किसके लिए, गिवन गुड के लिए। किसके लिए डोमिनेट करेगा, गिवन गुड के लिए डोमिनेट करेगा, ठीक है। रिजल्टिंग इन हायर डिमांड डिस्पाइट प्राइस इंक्रीजेस, ये भी हम पढ़ के आए हैं। व्हाइल इंफीरियर गुड्स एक्सपीरियंस अ डिक्रीज इन डिमांड विद इंक्रीज्ड इनकम, ये भी पढ़ के आए हैं हम। रियल वर्ल्ड एग्जांपल्स, हाँ एग्जांपल्स क्या है गिवन गुड्स के, हमने लास्ट लेक्चर में भी आपको बताया था। गिवन गुड का एग्जांपल आप ब्रेड ले सकते हो, मतलब कि ऐसी नेसेसिटी गुड जो कि बहुत ज्यादा हायर क्वालिटी की नहीं है, लेकिन अगर उसकी प्राइस इंक्रीज होगी तो उसके डिमांड पे नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, बल्कि उसके प्राइस इंक्रीज होने की वजह से उसकी डिमांड भी इंक्रीज हो जाएगी। एंड द वेरी गुड एग्जांपल इज bread in low income areas, whereas inferior goods might include instant noodles और public transportation। अब inferior goods में क्या आता है, public transport आ सकता है भाई, हाँ हाँ, जिसमें हम लोग ट्रैवल करते हैं inferior good है वो, public transport आ सकता है। अब आपके पास पैसे आएंगे, आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट में ट्रैवल करोगे या अपने पर्सनल कार से ट्रैवल करोगे, पर्सनल कार से करेंगे, जाहिर सी बात है। यानी कि इनकम इंक्रीज होने से उस चीज की डिमांड हमने कम कर दी है, और एक सब्स्टिट्यूट हमने खोज लिया है, दैट इज वाई व्हाट, प्राइस इंक्रीज होने, सॉरी, इनकम इंक्रीज होने की वजह से डिमांड डिक्रीज होती है, एंड सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट ज्यादा देखने को मिलता है इंफीरियर गुड में। ओके, आई होप समझ में आया होगा, नहीं समझ में आया होगा तो बता देना एक बार, इन केस। नाउ व्हाट इज डिमांड फंक्शन, ये हमने देख लिया है भाई, बहुत सही है, हमारे बच्चे सब कुछ समझ जाते हैं। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ये वही बता रहे हैं, फॉर्मूला वेरिएबल्स जो भी आपने देखा है सेम वही चीजें हैं। क्वांटिटी डिमांडेड इज अ फंक्शन ऑफ, देखो यहाँ पे जो भी लिखा हुआ है, प्राइस, इनकम, टेस्ट एंड प्रेफरेंस। ओके, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आप जानते ही हो, डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व बनेगा। अब एक ये समझने वाली बात है, शिफ्ट एंड मूवमेंट। इसके लिए ये देखो कि डिमांड कर्व में शिफ्ट कब होता है, या शिफ्ट किस चीज को कहा जाता है, और डिमांड कर्व में मूवमेंट किस चीज को कहा जाता है। इसी के साथ साथ इंक्रीज एंड डिक्रीज इन डिमांड कर्व एंड एक्सपेंशन एंड कंट्रैक्शन इन डिमांड कर्व, ये भी इसी से जुड़ा हुआ है। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है बच्चा, इसको आपको जानना बहुत जरूरी है। जैसे कि आप डायग्राम में देख पा रहे होगे, इंक्रीज और डिक्रीज इन डिमांड, अगर डिमांड इंक्रीज या डिक्रीज हो रही है तो हमारी डिमांड कर्व जो होती है वो शिफ्ट हो जाती है। देखो इधर शिफ्ट हो रही है, ये पहले इधर थी, अब इधर हो गई, एरो दिख रहा है, शिफ्ट हो गई है ना। जबकि जब एक्सपेंशन होगा, जब एक्सपेंशन या कंट्रैक्शन होगा, तो सेम कर्व पे ही ऊपर नीचे घूमेंगे, है ना, सेम कर्व पे ही ऊपर नीचे घूमेंगे। देखिए जैसे यहाँ पे ये एरोस दिख रही हैं, ये एरोस दिख रही हैं, ये ऊपर नीचे। और ये देखो, ये पहले इधर थी, अब देखो इधर आ गई है, शिफ्ट हो गई है। ये एरो दिख रही है ना, शिफ्ट हो गया है यहाँ पे। जब डिमांड इंक्रीज होती है या डिक्रीज होती है तो डिमांड कर्व की शिफ्टिंग होती है। और ये चीज ऐसा क्यों होता है, बिकॉज शिफ्टिंग आपके प्राइसेस के अलावा अगर किसी फैक्टर में चेंज आता है, प्राइस के अलावा अगर किसी फैक्टर में चेंज आता है, डिमांड पे तो बहुत सारे फैक्टर्स रूल करते हैं ना, बहुत सारे फैक्टर से डिमांड आपकी जो होती है गवर्न होती है। तो प्राइस के अलावा बाकी जितने फैक्टर्स हैं, उन फैक्टर की वजह से अगर डिमांड में चेंज आएगा, फॉर एग्जांपल टेस्ट एंड प्रेफरेंस की वजह से डिमांड में चेंज आ गया, है ना, तो प्राइस के अलावा किसी फैक्टर में चेंज अगर आ रहा है और उस फैक्टर की वजह से आपके डिमांड में चेंज आ रहा है, तो फिर आपका डिमांड कर्व क्या होगा बच्चा, शिफ्ट होगा, ठीक है। और इसको हम कहेंगे, शिफ्टिंग जब होती है तो इंक्रीज और डिक्रीज इन डिमांड बोलते हैं। अगर शिफ्टिंग होती है डिमांड कर्व में तो इंक्रीज और डिक्रीज इन डिमांड कर्व बोलते हैं, ठीक है। अगर आगे शिफ्ट हो गई तो इंक्रीज इन डिमांड कर्व, पीछे शिफ्ट हो गई तो डिक्रीज इन डिमांड कर्व। ओके, नाउ एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन कौन सी बला है, एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है, जब आपके प्राइस की वजह से चेंज आए डिमांड में। देखो, अगर मान लो ये कोई पॉइंट है, यहाँ पे प्राइस अगर इतनी है तो एक फिक्स क्वांटिटी हम डिमांड करेंगे, प्राइस अगर यहाँ आ गई तो क्वांटिटी डिमांडेड अलग हो गई, प्राइस अगर यहाँ आ गई तो क्वांटिटी डिमांडेड अलग हो गई। देखो इस पॉइंट पे दिख रहा है, इस पॉइंट पे जीरो है, राइट। तो प्राइस की वजह से अगर डिमांड में चेंज आता है तो उसको हम कहते हैं एक्सपेंशन और कंट्रैक्शन ऑफ डिमांड कर्व। और ये
इसकी वजह से मूवमेंट होता है, शिफ्ट नहीं होता है डिमांड कर्व में, बल्कि एक ही कर्व पे ऊपर नीचे हम मूव करते हैं। यानी कि मूवमेंट होता है डिमांड कर्व में। शिफ्टिंग जब प्राइस के अलावा बाकी फैक्टर्स में चेंज आए तब शिफ्टिंग होती है, और उसको हम कहते हैं क्या? इंक्रीज और डिक्रीज इन डिमांड कर्व। और जब एक ही कर्व पे हम ऊपर नीचे मूव करते हैं तो दैट इज योर एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड कर्व। आई होप ये समझ में आया होगा। देन सब्स्टिट्यूशन वर्सेस कॉम्प्लीमेंट्री गुड, ये तो आप जानते ही हो। सब्स्टिट्यूशन गुड के लिए हम लोग बहुत ही घिसा पिटा हुआ एग्जाम्पल हमेशा से पढ़ते आए हैं, टी एंड कॉफी। तो वो सबको समझ में भी आता है बिकॉज सब रिलेट कर पाते हो। एंड कॉम्प्लीमेंट्री के लिए कार एंड पेट्रोल, है ना? तो सब्स्टिट्यूशन गुड वो गुड होते हैं जो कि इंडिपेंडेंट है। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन गुड आपके इंडिपेंडेंट होते हैं। मतलब कि सब्स्टिट्यूशन गुड जो है वो एक की जगह पे दूसरा, मतलब एक की जगह ले सकते हैं, उनकी ये कैपेसिटी होती है। अगर मान लीजिए टी की प्राइस ज्यादा हो गई तो उसका जगह कॉफी ले लेगा। मतलब आप चाय छोड़ के कॉफी पीने लगेंगे अगर चाय की प्राइसेस बहुत ज्यादा बढ़ गई होंगी तो। ठीक है, मतलब सब्स्टिट्यूट हो जा रहा है। जबकि कॉम्प्लीमेंट्री गुड इंटरडिपेंडेंट होते हैं, एक दूसरे के पूरक होते हैं। मतलब कि एक के बिना दूसरा काम नहीं कर पाएगा। जैसे कार एंड पेट्रोल, अगर कार के प्राइसेस में इंक्रीमेंट होता है, सॉरी प्राइस, पेट्रोल के प्राइसेस में इंक्रीमेंट होता है तो कार की भी डिमांड कम हो जाती है। ठीक है, इसीलिए इंटरडिपेंडेंट बोल रहे हैं। अगर भाई तेल ही महंगा हो गया तो गाड़ी खरीद के क्या करोगे, है ना? अगर तेल ही महंगा हो गया तो गाड़ी खरीद के क्या करोगे? गाड़ी तो पानी से चलने नहीं वाली है। हाँ, आप बोलोगे हम सीएनजी बनवाएंगे, हम तो इलेक्ट्रिक वाली व्हीकल ले लेंगे। ठीक है, लेकिन मैं पेट्रोल और कार का एग्जांपल ली हुई, तो वही पेट्रोल या डीजल वाला कार इमेजिन कर लो अभी के लिए। ठीक। सो इधर देखो डिफरेंस लिखा हुआ है सही से। सब्स्टिट्यूशन गुड क्या बोल रहा है भाई? सब्स्टिट्यूशन गुड आर इंडिपेंडेंट टू ईच अदर। फॉर एग्जाम्पल टी एंड कॉफी, जो अभी हमने पढ़ा है ना? जबकि कॉम्प्लीमेंट्री गुड क्या होते हैं बच्चा? कॉम्प्लीमेंट्री गुड इंटरडिपेंडेंट होते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री गुड क्या होते हैं? इंटरडिपेंडेंट होते हैं, देखो। और ये क्या है? इंडिपेंडेंट है। इंडिपेंडेंट और इंटरडिपेंडेंट किस कंटेक्स्ट में बात किया जा रहा है? प्राइस के कंटेक्स्ट में बात किया जा रहा है। बोल रहा है कि सब्स्टिट्यूट गुड्स के अगर प्राइस में चेंज आता है, बट इसमें भी तो असर पड़ता है ये डिमांड पे, सब्स्टिट्यूट गुड में भी। तो फिर इंडिपेंडेंट क्यों हुआ, है ना? तो फिर इंडिपेंडेंट क्यों हुआ? इंडिपेंडेंट इसलिए हुआ यूज के बिहाफ पे। मतलब ऐसा नहीं है कि जो सब्स्टिट्यूट गुड है उसकी अपनी इंडिविजुअलिटी नहीं है और सिर्फ दूसरे ही गुड पे वो रिलाई करते हैं। ओके। और कॉम्प्लीमेंट्री गुड लेकिन उनकी अपनी अलग से इंडिविजुअलिटी नहीं है, उसको एक यूनिट को इस्तेमाल करने के लिए दूसरी यूनिट की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। लेकिन सब्स्टिट्यूट गुड में ऐसा नहीं होता है, एक यूनिट को इस्तेमाल करने के लिए दूसरी यूनिट की जरूरत नहीं पड़ती है। इसको आप अलग इस्तेमाल कर सकते हो, इसको अलग इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन इन दोनों को हमेशा साथ में ही इस्तेमाल करना पड़ेगा आपको। इसलिए ये इंटरडिपेंडेंट होते हैं और ये जो सब्स्टिट्यूट वाले हैं ये इंडिपेंडेंट होते हैं। ठीक है, इसको हटा दो, ये मैंने आप लोगों को कंफ्यूज करने के लिए बोला था थोड़ा सा। चलो, इफ द प्राइस ऑफ वन गुड इंक्रीज द डिमांड ऑफ अ सब्स्टिट्यूट इंक्रीजेस। बोल रहा है कि अगर चाय की दाम बढ़ गई तो मैं कॉफी पी लूंगा, मैं चाय नहीं पीऊंगा। इफ द प्राइस ऑफ वन गुड इंक्रीजेस द डिमांड ऑफ अ सब्स्टिट्यूट इंक्रीजेस। अगर एक चीज की प्राइस बढ़ रही है, समझो कॉफी की प्राइस नहीं बढ़ी थी, चाय की प्राइस बढ़ी थी, लेकिन डिमांड किसका इंक्रीज हुआ? कॉफी का हो गया। क्या कॉफी के प्राइसेस में चेंजेस आए थे? नहीं, वो तो वैसे के वैसे बने हुए थे। फिर क्या हुआ भैया? चाय वाले शिफ्ट कर गए कॉफी पे। चाय वालों के लिए चाय महंगी हो गई थी इस वजह से। ठीक है। और यहाँ पे क्या है कॉम्प्लीमेंट्री में? इफ द प्राइस ऑफ गुड इंक्रीजेस द डिमांड ऑफ इट्स कॉम्प्लीमेंट्री गुड डिक्रीजेस। मतलब कि अगर प्राइस ऑफ वन गुड इंक्रीजेस, अगर आपके पेट्रोल का दाम बढ़ रहा है तो डिमांड ऑफ इट्स कॉम्प्लीमेंट्री गुड डिक्रीजेस, कार की डिमांड कम हो जाएगी। कार के प्राइसेस पे क्या कुछ चेंजेस हुए थे? कुछ नहीं हुए थे। किसकी वजह से चेंज हुआ है? किसकी वजह से चेंज हुआ? पेट्रोल के प्राइसेस की वजह से चेंज हुआ। किसका डिमांड? कार का डिमांड। क्या हुए? कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। ठीक है। नाउ क्रॉस इलास्टिसिटी, आई थिंक कि आप लोगों को मालूम होगा, नहीं मालूम होगा तो बताती हूँ। क्रॉस इलास्टिसिटी, इलास्टिसिटी का मतलब होता है ना रिएक्टिवनेस, कि कितने मतलब कि
कितना इफेक्ट हो रहा है किसी चीज पे। फॉर एग्जाम्पल कि अगर किसी चीज की प्राइस, किसी कमोडिटी की प्राइस थोड़ी सी बढ़ी तो उसका डिमांड एकदम कम हो गया, तुरंत से कम हो गया। ऐसा नहीं है कि जब 1 यूनिट प्राइस इंक्रीज हुई तो 1 ही यूनिट बढ़ रहा है या 1 ही यूनिट घट रहा है डिमांड। तो कितना ज्यादा चेंज आ रहा है प्राइस में चेंज होने की वजह से, दैट इज योर रिएक्टिवनेस। मतलब कितना ज्यादा रिएक्टिव है, कितना ज्यादा चेंज आ रहा है, वो क्या होती है, वो इलास्टिसिटी होती है। और क्रॉस इलास्टिसिटी जो होता है ना, वो एक कमोडिटी का प्राइस लेता है और दूसरी कमोडिटी का क्वांटिटी देखता है। इलास्टिसिटी कह रहा था कि हम एक ही कमोडिटी का प्राइस भी देखेंगे और क्वांटिटी भी देखेंगे, उस कमोडिटी के प्राइस के बढ़ने पे क्वांटिटी पे क्या असर हो रहा है, हम इलास्टिसिटी ऐसे मेजर कर लेंगे। एक ही कमोडिटी पे रहेंगे, एक ही गुड पे रहेंगे, एक ही सर्विस पे रहेंगे। लेकिन क्रॉस इलास्टिसिटी क्या कह रहा है, कह रहा है नहीं नहीं, हम प्राइस तो एक का देखेंगे लेकिन क्वांटिटी दूसरे वाले का देखेंगे। क्रॉस इलास्टिसिटी, ठीक है। क्रॉस इलास्टिसिटी जो है ना सब्स्टिट्यूट गुड का, वो क्या होता है बच्चा, वो पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव होता है। लेकिन कॉम्प्लीमेंट्री गुड का क्रॉस इलास्टिसिटी नेगेटिव होगा, नेगेटिव होगा। क्यों होगा? क्योंकि अगर प्राइस एक कमोडिटी की बढ़ी तो दूसरी कमोडिटी की डिमांड घट जा रही है, कम हो जा रही है। यहाँ पे प्राइस अगर सब्स्टिट्यूट गुड में अगर प्राइस आपके एक कमोडिटी का बढ़ा तो दूसरे कमोडिटी की क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज हो जाती है, पॉजिटिव रिलेशन हुआ। यहाँ पे प्राइस बढ़ रहा है एक कमोडिटी का तो दूसरे कमोडिटी का क्वांटिटी डिमांडेड डिक्रीज हो जा रहा है, निगेटिव रिलेशन है ना। इनवर्स है मतलब निगेटिव है, ठीक। एंड आई थिंक दिस इज द लास्ट वन, और व्हाट, लास्ट वन, यस, आई थिंक सो। लास्ट वन क्या है आपका, ड्यूरेबल गुड्स और पेरिशेबल गुड्स। अब ये ड्यूरेबल गुड्स क्या है, नाम से ही पता चल रहा है कि ड्यूरेबल मतलब जो ज्यादा लंबे समय तक चलेगा वो मेरा ड्यूरेबल गुड हो जाएगा। और जो लंबे समय तक नहीं चलता है, जो खराब होने की स्थिति में रहता है, वो हमारा पेरिशेबल गुड होता है। ये लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए होता है और ये शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए होगा। शॉर्ट टर्म पीरियड, लॉन्ग टर्म पीरियड का मतलब क्या है कि इसका क्वालिटी जो है वो डिक्रीज होता जाए, सॉरी डिक्रीज नहीं होगा, और इसका क्वालिटी जो है ये डिक्रीज होता चला जाएगा टाइम के साथ साथ। ये कह रहा है। देखो, ड्यूरेबल गुड्स स्टोर हो सकते हैं, इनको रखा जा सकता है, स्टोर किया जा सकता है, गोदाम में रखा जा सकता है इनको देर तक मतलब कि अधिक टाइम तक। क्यों भाई, क्यों रखा जाता है? क्योंकि इनके प्राइसेस जो है ना वॉलेटाइल नहीं है, वॉलेटाइल बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट नहीं करते हैं, ठीक। लेकिन जो पेरिशेबल गुड्स होते हैं ना, ये स्टोर नहीं किए जा सकते हैं। क्यों नहीं स्टोर किए जा सकते भाई? क्योंकि इनके प्राइस जो होते हैं ना वो वॉलेटाइल होते हैं, इस वजह से ये स्टोर नहीं किए जा सकते। आज मैंने स्टोर करके रख लिया और कल को इसका दाम एकदम कम हो गया, तो मैंने खरीदा था इसको महंगे में, 100 रुपए में खरीदा था, मुझे बेचना पड़ा 50 रुपए में, मेरा लॉस हो गया। पेरिशेबल गुड, ठीक है। उनके प्राइसेस जो होते हैं वो वॉलेटाइल होते हैं, चेंज उनमें आसानी से आ जाता है, ज्यादा फ्लक्चुएट करती है उनकी प्राइसेस। इस वजह से पेरिशेबल गुड्स को हम लोग स्टोर करके नहीं रखते हैं, ठीक। नाउ डेराइव डिमांड। अब डिमांड तो आपने पढ़ा है, लेकिन डेराइव डिमांड क्या होता है? डेराइव डिमांड होता है ना कि किसी चीज को, किसी कमोडिटी को बनाने में कोई फैक्टर्स यूज हुए होंगे, किसी कमोडिटी को बनाने में कोई फैक्टर्स यूज हुए होंगे। अब अगर इस कमोडिटी का डिमांड इंक्रीज होता है तो इस फैक्टर का भी डिमांड इंक्रीज होगा। ये ये जो फैक्टर का डिमांड इंक्रीज हुआ है ना बच्चा, ये इसके प्राइसेस से कोई लेना देना नहीं था, बल्कि किससे रिलेटेड था? इस कमोडिटी के, जिस कमोडिटी में इसका इस्तेमाल हो रहा है, जिस कमोडिटी के प्रोडक्शन में इस फैक्टर का इस्तेमाल हो रहा है, उस कमोडिटी के डिमांड पे निर्भर था। अगर मान लीजिए कि फॉर एग्जाम्पल कॉटन के कपड़ों का डिमांड बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गया, बहुत ज्यादा बढ़ गया कॉटन के कपड़ों का, तो फिर जो लेबरर्स वहां पे काम करते होंगे, जो लेबरर्स वहां पे काम करते होंगे, कॉटन का कपड़ा बुनना या फिर उन पे प्रिंटिंग करना, फिर उनकी सिलाई करना, उन लेबरर्स की डिमांड बढ़ जाएगी। तो एक कमोडिटी की डिमांड की वजह से दूसरे कमोडिटी की डिमांड बढ़ जाए, उसको कहते हैं क्या? डिराइव्ड डिमांड। ओके, आई होप समझ में आया होगा। वो लेबरर की प्राइस क्या इंक्रीज या डिक्रीज हुई थी? प्राइस मतलब वेज लेवल, इंक्रीज या डिक्रीज हुआ था? नहीं, वो तो कांस्टेंट। फिर उनकी डिमांड क्यों इंक्रीज हो गई? उनकी डिमांड इसलिए इंक्रीज हो गई क्योंकि जो ये काम कर रहे हैं ना, उस काम की डिमांड बढ़ गई है मार्केट में, इस वजह से इनकी भी डिमांड बढ़ गई, ठीक।
दैट इज डिराइव्ड डिमांड। देखो पढ़ो यहाँ पे क्या लिखा है, इट इज द डिमांड फॉर गुड विच आर यूज्ड टू प्रोड्यूस अदर गुड्स, एग्जाम्पल लेबर। ओके, नाउ डिमांड फंक्शन तो हम जानते हैं कि डिमांड जो है वो एक फंक्शन ऑफ प्राइस है, मतलब कि प्राइस में चेंज आता है तो डिमांड में चेंज आता है, प्राइस में चेंज आता है तो डिमांड में चेंज आता है। लेकिन ये जो इनवर्स डिमांड फंक्शन है ना, वो ये बोल रहा है कि डिमांड में भी चेंज अगर आएगा तो उस वजह से भी प्राइस में चेंज आ सकता है। पहले डिमांड चेंज हो रहा है, पहले डिमांड चेंज हो रहा है, तब जाके उसकी वजह से प्राइस में चेंज आ रहा है। लेकिन डिमांड फंक्शन क्या कह रहा था, डिमांड फंक्शन तो ये कह रहा था, या डिमांड थ्योरी या लॉ ऑफ डिमांड तो ये कह रहा था कि अगर डिमांड में चेंज आता है, ऊपर या नीचे होता है, तब जाके प्राइसेस में चेंज आती है, ऊपर या नीचे होती हैं। बट ये तो इसने तो उलट के रख दिया। और ये चीज हम जानते हैं कि किसी चीज की अगर डिमांड में कमी आ जाती है तो उसकी प्राइस भी नीचे हो जाती है, मतलब कम हो जाती है, एंड दिस इज नोन एज इनवर्स डिमांड फंक्शन। ठीक है, हम डिमांड फंक्शन को D इज द फंक्शन ऑफ प्राइस लिखते हैं, और इनवर्स डिमांड फंक्शन को हम लिखेंगे P इज द फंक्शन ऑफ D, मतलब प्राइस इज द फंक्शन ऑफ डिमांड। ठीक, और ये आपका इनवर्स डिमांड फंक्शन। नाउ अब ये आपको ना थोड़े बहुत आपको इम्पोर्टेंस इसमें बताया हुआ है, मतलब क्या क्या आपने पढ़ा है, पहले तो ये बताया क्या पढ़ा है। गिवन गुड पढ़ा, इंफीरियर गुड पढ़ा, पेरिशेबल गुड पढ़ा, ड्यूरेबल गुड पढ़ा, इनकम इफेक्ट थोड़ा बहुत पढ़ लिया, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट पढ़ लिया, प्राइस इफेक्ट पढ़ लिया, फिर क्या पढ़ा, डिमांड फंक्शन पढ़ लिया और इनवर्स डिमांड फंक्शन पढ़ लिया। अब क्यों पढ़ा है, क्या इंपॉर्टेंस है, इम्पोर्टेंस ये है ना कि ये सब जो चीजें है ना, ये हमें आगे चल के कंज्यूमर की प्रेफरेंस को रीड करने की क्षमता देती हैं, कि कंज्यूमर की प्रेफरेंस कब क्या कहाँ रहेगी, उस चीज को रीड करने की क्षमता देती हैं ये चीजें, ये कॉन्सेप्ट्स जो है। क्या हो रहा है ये? ठीक है, एंड कॉम्प्लीमेंट्री गुड भी एक्सप्लेन कर ही दिया, ये भी आप जानती ही हो। नाउ ये आपको बता रहा है कि बिजनेस फंक्शंस में या बिजनेस के चीजों में इन चीजों का इस्तेमाल होता है, इन चीजों को ध्यान में रख के ही कोई भी बिजनेस आगे बढ़ाया जा सकता है। इसकी इंपॉर्टेंस ऐसा कुछ जरूरी नहीं है, ये बस फॉर द पर्पज ऑफ कंक्लूजन आई हैव जस्ट मेंशन्ड इट, ओके, नथिंग एल्स। सो फॉर नाउ दैट्स इट, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, रिवाइज करते रहिए, कुछ क्वेरीज हो तो पूछ लीजिएगा, एंड बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, बाय बाय।